आज हम 750 ईस्वी तक उत्तर गुप्तकाल वर्धनों की उपलब्धियां के अंतर्गत हर्षवर्धन के शासन प्रबंध के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व में हमने केंद्रीय शासन और उनकी न्याय व्यवस्था को समझा था। आज हम समझेंगे शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व विभाग। राजस्व विभाग से तात्पर्य है कि हर्ष के शासन काल के दौरान वो कौन से जो साधन थे जिनसे आय होती थी, राज्य को राजस्व प्राप्त होता था और जिससे कि शासन संचालन में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती थी। तो हर्ष के समय आय के निम्न स्रोत थे। नंबर 1 मुद्रण, यह एक प्रकार का भूमि कर होता था। दूसरा है उपरेट। उपरेट उन किसानों से जिनका भूमि पर स्वामित्व नहीं होता था, ये उपरेट नामक कर लिया जाता था जिन किसानों का क्या था, जमीन पर स्वामित्व नहीं होता था। तीसरा है धान्य। कुछ अनाजों पर यह कर लगाया जाता था। कुछ अनाजों पर लगाया जाने वाला यह कर था धान्य, मतलब सभी पे नहीं, कुछ अनाजों पर। इसके बाद हिरण्य, खनिज पदार्थों पर यह कर वसूला जाता था। हिरण्य, इसको हिरण्य कर बोलते थे। शारीरिक श्रम। अब शारीरिक श्रम के अंतर्गत ये व्यवस्था रखी गई थी कि जो लोग कर नहीं चुका पाते थे उनसे राज्य की तरफ से शारीरिक श्रम करवाया जाता था। इसके बाद है न्यायालय शुल्क। न्यायालय शुल्क भी एक आय का साधन था, राजस्व का स्रोत। इसमें एक कीमत अदा करनी पड़ती थी और जो कि शाही राजकोष में उसको बाद में जमा करा दिया जाता था। अर्थदंड मतलब किसी प्रकार का अपराध है, गंभीर अपराध है तो उसमें भी एक दंड के अंतर्गत एक राशि का भुगतान करना पड़ता था, तभी उसको मतलब क्षमादान भी प्राप्त हो पाता था। तो ये था शासन प्रबंध में राजस्व विभाग के अंतर्गत जो आय के जो साधन थे उसमें मुद्रण एक प्रकार का भूमि कर, दूसरा उपरेट उन किसानों से जिनका भूमि पर स्वामित्व नहीं होता था, धान्य कुछ अनाजों पर लगाया जाने वाला यह कर था, हिरण्य खनिज पदार्थों पर कर वसूलना। इसके बाद शारीरिक श्रम, जो कर नहीं चुका पाते थे उनसे श्रम करवाया जाता था, और न्याय शुल्क और अर्थदंड, ये थे आय के स्रोत। इसके बाद सेना व पुलिस विभाग, यानी राज्य के आय के स्रोत राजस्व विभाग। इसके बाद सेना व पुलिस विभाग। अब सेना का कार्य क्या था? राज्य की रक्षा करना, राज्य को शत्रुओं से निपटना, और जो शत्रु राज्य हैं उनको भयभीत भी रखना। तो सेना 3 प्रकार की थी। हर्ष के समय में सेना के 3 अंग थे। पदाती मतलब पैदल सेना, अश्वारोही अश्व सेना और गज सेना। तो सेना का गठन और सेना की देखरेख सेनाध्यक्ष करता था। राजा स्वयं भी इसका निरीक्षण करता था। सैनिकों की कुशलता के लिए यह अभ्यास कराया जाता था, और सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों की कार्यकुशलता को देखना, ये सेना अध्यक्ष का कार्य होता था। तो पदाती सेना जो पैदल सैनिक, अश्वारोही सेना अश्व पर सवार होकर युद्ध में लड़ने वाली सेना, और गज सेना हाथी सेना जिसको बोलते हैं। पुलिस विभाग का कार्य होता था कि राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, चोरी डकैती हत्या लूटपाट आदि गतिविधियों को रोकना। और इस समय हर्ष के समय में पुलिस विभाग अपना अच्छा कार्य कर रहा था, और पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी थे जैसे कि दंडपाशिक, दांडिक, चोरोत्वणिक आदि। बाण के हर क्षेत्र में याम चेटी का भी उल्लेख मिलता है। याम चेटी एक तरह से ये एक स्त्री होती थी जो रात में पहरा दिया करती थी। और हर्ष का जो शासन यानी जो पुलिस व्यवस्था इस प्रकार की थी कि उस समय रात में कोई भी व्यक्ति अपने सिर पर आभूषणों की पोटली रखकर भी
जा सकता था। यानी इस तरह का शांति और सुरक्षा व्यवस्था थी हर्ष के शासनकाल में। तो याम चेटी का उल्लेख मिलता है जो रात में पहरा देने वाली स्त्री होती थी। मतलब याम चेटी जो स्त्री का उल्लेख मिलता है बाण के अनुसार हर्ष में जो मिलता है उसका मतलब है याम चेटी का जो रात में पहरा देने वाली स्त्री। इसके बाद सार्वजनिक कार्य विभाग। सार्वजनिक कार्य विभाग में सड़क, तालाब, धर्मशाला, नालंदा विश्वविद्यालय को अनुदान, दीन दुखियों को अपार दान संपत्ति दान में देता था। तो मतलब हर शासन को देखने के साथ साथ ये भी ध्यान रखता था कि ऐसे कार्यों को कराया जाए जिससे कि जो आम साधारण लोग हैं उनको भी आसानी रहे, उनका जीवन आरामदायक हो सके। इसके लिए उसने बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया जिससे कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सके। तालाबों का निर्माण कराया, इसका उद्देश्य ये था कि पीने का पानी, दूसरा जो फसलें होती थी कृषि, उसकी सिंचाई के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई। धर्मशालाएं भी बनाई जो दीन दुखी या जो गरीब लोग होते थे उनको ठहरने के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करवाया गया। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय काफ़ी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, तो उसको अनुदान भी दिया जाता था हर्ष की तरफ से, और वह प्रति 5 वर्ष में एक दान उत्सव आयोजन करता था जिसमें दीन दुखियों को अपार दान दिया जाता था और आर्थिक सहायता की जाती थी। तो सार्वजनिक विभाग। इसके बाद प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन में देश तथा मंडल कई प्रांतों में विभक्त था। देश तथा मंडल कई प्रांतों में विभक्त था जिनको भुक्ति तथा प्रदेश कहते थे। क्या कहते थे? भुक्ति तथा प्रदेश। जैसे अहिच्छत्र, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पुंड्रवर्ण आदि। प्रांतों के शासक महासामंत, महाराज, उपरिक महाराज, गोप्ता, भोगपति, कुमारामात्य आदि कहलाते थे। इनकी नियुक्ति स्वयं सम्राट करता था। तो ये नाम थे प्रांतों के शासक महासामंत, महाराज, उपरिक महाराज, गोप्ता, भोगपति, कुमारामात्य आदि कहलाते थे। इनकी नियुक्ति स्वयं सम्राट करता था। इस पद पर उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जाता था जो योग्य होते थे। भुक्ति तथा प्रदेश अनेक विषयों में विभक्त थे। विषयों में विषय के शासक को विषयपति कहते थे। क्या कहते थे? विषय के शासक को विषयपति। विषयपति की नियुक्ति क्रांति शासक करते थे। इसके बाद ग्राम शासन। ग्राम शासन में देखें तो पठक अनेक गांव में विभक्त था और गांव शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। मतलब शासन में ये देखा जाता है कि हर्ष के समय में कि जो शासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव, और गांव का समुचित विकास हो सके, गांव की समस्याओं का समाधान किया जा सके और गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको स्थानीय स्तर पर निपटाए जाने का प्रयास किया जाता था। गांव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामिक। ग्राम अधिकारी जैसे शौल्किक, गौलमिक, अग्रहारिक आदि प्रमुख थे। मतलब गांव के अधिकारियों में जो कुछ अधिकारियों का नाम है शौल्किक, गौलमिक, अग्रहारिक आदि प्रमुख थे। तो ग्राम शासन व्यवस्था अच्छी थी हर्ष के समय में। शासन का स्वरूप। अब शासन का स्वरूप किस प्रकार का था इसके बारे में ह्वेन-त्सांग ने वर्णन किया है। तो ह्वेन-त्सांग के अनुसार हर्ष का शासन उदार सिद्धांतों पर आधारित था। किस सिद्धांतों पर? उदार सिद्धांतों पर आधारित था, क्योंकि हर्ष स्वयं उदारवादी शासक था। उसने अपने शासन में कभी कठोरता की नीति नहीं अपनाई। उसने सदैव प्रजा के हित के कार्य ही किए। और अगर देखा जाए तो धर्म के रूप में तो ब्राह्मणों को दान देना, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बौद्ध विहारों का निर्माण करवाना, बौद्धों को दान देना और विभिन्न सभाओं का भी बुलाना, और उसने कभी कठोरता नहीं अपनाई। तो उसका शासन का जो स्वरूप था वो उदार सिद्धांतों पर आधारित था। हर्ष की मृत्यु और उसके परिणाम।
हर्षवर्धन ने करीब लगभग 42 वर्ष तक शासन किया और अपनी योग्यता के आधार पर, और 648 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसके कोई पुत्र नहीं था जिसके कारण उसके शासन को कोई संभाल सके। और उसके उपरांत, मृत्यु के उपरांत, हर्ष की जो शासन व्यवस्था थी वो गड़बड़ा गई और शासन जो था वो शिथिलता शासन में आ गई थी। तो इस प्रकार से देखें तो हर्ष की मृत्यु के बाद परिणाम ज़्यादा अच्छे नहीं निकले, क्योंकि हर्ष ने जिस प्रकार से योग्यता के साथ 42 वर्ष तक शासन किया, उसके बाद शासन को संभालने वाला कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण जो हर्ष के अधीन बहुत सारे जो क्षेत्र थे वो भी उसके हाथ से निकल, उसके क्षेत्राधिकार से निकल चुके थे। हर्ष का व्यक्तित्व एवं मूल्यांकन, तो हर्ष का व्यक्तित्व एक दानशील, उदार प्रवृत्ति का और प्रजावत्सल्य, प्रजापालक और एक विद्वान के रूप में हम देख सकते हैं कि वह हर्ष स्वयं साहित्य में रुचि लेता था। उसने रत्नावली और रत्नावती, नागानंद और प्रियदर्शी का नाटक की रचना भी की। और हर्ष ने अपने पूरे जीवन काल में इस बात का प्रयास किया कि किसी प्रकार से उसकी प्रजाओं को किसी प्रकार कष्ट न हो, और वह स्वयं उदार प्रवृत्ति का तो था ही। इसके अतिरिक्त उसने शत्रुओं से भी ज़्यादा मतलब कठोरता से पेश नहीं आया और उसने सदैव इसी बात का ध्यान दिया कि राज्य को किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाया जाए और व्यर्थ की परेशानियों से बचा जाए। इसके बाद हर्ष का धर्म, तो हर्ष के धर्म के बारे में बताया जाता है कि वह शिव का, बाण भट्ट जो है, बाण भट्ट के अनुसार वह शिव का उपासक था, और किंतु वह बौद्ध धर्म में भी उसकी रुचि थी। उसने बौद्ध भिक्षुओं के लिए बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया, स्तूपों का निर्माण करवाया, और जो कन्नौज का सम्मेलन जो था उसको भी उसने इसी उद्देश्य से बुलाया था, जिसमें महायान के सिद्धांतों के प्रचार किया गया। तो हर्ष का धर्म के बारे में यह कि उसका धर्म जो प्रवृत्ति थी वो बौद्ध धर्म से भी प्रभावित और वैदिक धर्म से भी प्रभावित था। इस प्रकार कन्नौज का सम्मेलन, तो कन्नौज का सम्मेलन उसके महायान के सिद्धांतों को प्रचारार्थ बुलाया था। हुएनसांग ने इस सम्मेलन में 5 दिनों तक महायान की श्रेष्ठता का भाषण दिया था। तो कन्नौज का सम्मेलन बौद्ध धर्म के अनुसार देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन था, जहाँ पर महायान के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया गया और जिसमें हुएनसांग ने भी भाग लिया और वह 5 दिनों तक महायान की श्रेष्ठता पर भाषण देता रहा। तो इस सम्मेलन से ये ज्ञात होता है कि हर्ष स्वयं बौद्ध धर्म में भी विशेष रुचि रखता था। इसके बाद प्रयाग की सभा, प्रयाग की सभा में हुएनसांग के अनुसार हर्ष प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में दान वितरण महामोक्ष परिषद सभा का आयोजन करता था। कन्नौज अधिवेशन के बाद प्रयाग की सभा का आयोजन करवाया गया और हुएनसांग भी वहाँ पहुँचा था। तो प्रयाग की सभा जो कि एक महत्वपूर्ण सभा मानी जा सकती है, तो हर 5वें वर्ष प्रयाग में दान वितरण, उसमें उसका उद्देश्य रहता था कि जो गरीब है या जो आर्थिक विपन्नता के शिकार लोग हैं या जिनको धन की आवश्यकता है तो उनको वह दान देता था। और इसको महामोक्ष परिषद सभा का आयोजन करने का उद्देश्य यही था कि किसी प्रकार से लोगों की अधिक से अधिक भलाई की जा सके। और इस प्रयाग की सभा में हुएनसांग स्वयं पहुंचा और उसने इसका विवरणी प्रस्तुत किया है। धार्मिक नीति देखें तो वह प्रतिदिन, मतलब हर्षवर्धन इतना धार्मिक था कि वह प्रतिदिन 100 बौद्ध भिक्षुओं को और 500 ब्राह्मणों को भोजन कराता था प्रतिदिन। राजनीतिक जो राजा का जीवन था, यानी हर्षवर्धन का जो जीवन था वो 3 भागों में बटा हुआ था। प्रथम, जिसमें एक भाग राजकाज के लिए होता था,
और 2 भाग जो थे वो धार्मिक कार्यों को करने के लिए थे। तो इसी की बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर्षवर्धन किस प्रकार धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था, जिसने अपने जो उसकी दैनिकचर्या थी उसको 3 भागों में बांट रखा था। एक भाग में तो राजकाज देखना और 2 भाग में धार्मिक कार्यों को कृत्यों के लिए निर्धारित किया गया था। तो धार्मिक नीति उसकी उदार रही। हर्ष की साहित्यिक अभिरुचि, हर्ष के समय में बाणभट्ट, भैरवी और हर्ष स्वयं साहित्य में रुचि रखने वाला था। उसने रत्नावली, वृंदावन, प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना की। और हर्ष ने सदैव अपने दरबार में विद्वानों को ही आश्रय दिया और साहित्यिक रचना के कारण हर्ष को भी कालिदास और अन्य विद्वानों की श्रेणी में रखा जाता है। ह्वेनसांग भारत में 15 वर्ष तक रहा और वह भारत में तुर्फान, ताशकंद, समरकंद और काबुल होता हुआ भारत में आया था। तो जब वह भारत में रहा तो 15 वर्ष काफ़ी होते हैं। तो उस समय उसने भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक दशा को देखा और उसने जो इन क्षेत्रों में जो भी देखा उसने अपनी पुस्तक में इसका विस्तृत वर्णन किया है। उसने बताया कि भारत में सामाजिक रूप से देखा जाए तो यह विभिन्न संस्कृतियों का एक देश, दूसरा आर्थिक रूप से संपन्नता से परिपूर्ण, क्योंकि हर्ष के समय में आर्थिक संपन्नता थी राज्य में, और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का अधिक और ब्राह्मण धर्म का भी को मानने वाले लोग, और इसके बाद आर्थिक दृष्टि से लोग और सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से भी एक रूपता यहाँ विद्यमान थी। तो ह्वेनसांग ने अपने जीवन के जो 15 वर्ष भारत में बिताए उसमें उसने जो भारत में देखा उसका वर्णन अपनी ग्रंथों में उसने किया है। तो इस प्रकार आज हमने हर्षवर्धन संबंधित उसकी शासन प्रबंध में राजस्व विभाग को देखा। राजस्व विभाग में उद्रंग, उपरित, धान, हिरण्य, शालिश्रम, न्यायालय शुल्क और अर्थदंड जो कि राजस्व के स्रोत थे। इसके बाद सेना और पुलिस विभाग में सेना 3 प्रकार की थी, पदाती, अश्वारोही और गज सेना। और पुलिस विभाग में जो अधिकारी थे वो दंडपाशी, दांडिक, चोरोद्रोणी आदि। और याम शेट्टी का उल्लेख मिलता है जो कि स्त्री रात में पहरा देने वाली होती थी। इसके बाद सार्वजनिक कार्य विभाग में सड़क, तालाब, धर्मशाला, नालंदा विश्वविद्यालय को अनुदान देना। प्रांतीय शासन जो कि देश तथा मंडल कई प्रांतों में विभक्त था, जिसको भुक्ति या प्रदेश कहते थे। और प्रांतों के शासक महासामंत, महाराज, उपरित महाराज, गोप्ता, भूपति, कुमारामात्य आदि कहलाते थे। इनकी नियुक्ति स्वयं कौन करता था? सम्राट। भुक्ति या प्रदेश अनेक विषयों में विभक्त थे। विषय के शासक को विषयपति कहते थे और विषयपति की नियुक्ति प्रांतीय शासक करते थे। ग्राम शासन में पटक अनेक गांवों में विभक्त था। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई थी। गांव का मुखिया ग्रामीण कहलाता था और गांव अधिकारी शौर्तिक, कौल्मिक, आग्राहिक आदि प्रमुख थे। शासन का स्वरूप उदार सिद्धांतों पर आधारित। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में, 42 वर्ष तक उसने शासन किया। परिणाम अच्छे नहीं रहे क्योंकि हर्ष के कोई पुत्र न होने के कारण शासन को संभालने वाला नहीं और बहुत सा क्षेत्र उसके हाथ से मतलब उसके बाद अलग हो गया। हर्ष का व्यक्तित्व एवं मूल्यांकन, उदार प्रवृत्ति का शासन। और इसके बाद हर्ष का धर्म, बौद्ध धर्म में और ब्राह्मण धर्म में उसकी गहरी आस्था। कन्नौज का सम्मेलन उसने माया के सिद्धांतों के प्रचार के संबंध में बुलाया था। प्रयाग की सभा और धार्मिक नीति में उसने वह प्रतिदिन 100 बौद्ध भिक्षु और 500 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। हर्ष की साहित्यिक अभिरुचि उसके समय में भैरवी, बाणभट्ट और स्वयं उसने 3 नाटकों की रचना की, रत्नावली, नागालंद और प्रियदर्शिका। ह्वेनसांग 15 वर्ष भारत में रहा।
वह भारत तूफान ताशकंद समरकंद और काबुल होता हुआ भारत में आया था और उसने सामाजिक आर्थिक धार्मिक और राजनीतिक दशा के जो भारत में देखा उसका उसने अच्छा वर्णन किया है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज बस इतना ही, ओके।